बेसी होगा ना। स्टेट एक तो एक लेवल पे है सर, हमें तब तो वो समझ में आ गया। हाँ लेकिन अगर एक क्लाइंब क्लाइम कर रहे हो, देखो क्लाइम में जी क्या करते हैं। पिटोट तुम्हारा ब्लॉक हो गया है, ना कर रहे हो, जी पिटोट सर। ब्लॉक हो गया है, तुम्हारा तुम कांस्टेंट स्पीड से क्लाइम कर रहे हो। जी सर। तुम्हारा ये हुआ तुम्हारा पिटोट ट्यूब, और ये तुम्हारा हुआ, ये हुआ तुम्हारा ना। जी सर। एक मिनट, ये पिटोट ट्यूब को हम ब्लॉक कर देते हैं। पिटोट ट्यूब को हमने ब्लॉक कर दिया और क्लाइम कर रहे हैं। जी सर। तो क्लाइम करोगे तो ये जो तुम्हारा, देखो ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर तुम्हारा मान लो कि पहले 5000 फीट पर हो। वो फैलेगा सर। नहीं फैले कैसे, एक मिनट, ये तो तुम्हारा डायनामिक प्रेशर है प्लस जी सर। स्टैटिक प्रेशर है, ये जी तो सर। तुम्हारा ट्रैप हो गया इसमें। जी अब सर। जब तुम क्लाइंब करोगे तो क्लाइंब करने के क्रम में तुम्हारा स्टैटिक प्रेशर जो तुम्हारा बाहर का है वो तो घटेगा ना। जी सर, तो फैलेगा। हाँ, जी। तो जब तुम क्लाइंब करोगे तो ये फैलेगा। जी तो सर। तो फैलेगा तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारा ओवर हीट करेगा। समझ गया सर, समझ गया। वो रीडिंग बढ़ जाएगा उस पे, क्योंकि फैल गया तो रीडिंग बढ़ जाएगा, लेकिन हमारा तो स्पीड पहले से कम है, कांस्टेंट पे। हाँ, तो जब क्लाइंब करोगे तो तुम्हारा ओवर हीट करेगा, और फिर किसी का उल्टा हो जाएगा, जब डिसेंड करोगे तो तुम्हारा अंडर हीट करेगा। सर पीटो तो ब्लॉक को अंडर हीट करेगा ना, क्या पीटो ट्यूब अगर हाँ, ब्लॉक, तो वो तो अंडर हीट करेगा ना क्लाइंब में, क्लाइंब में अंडर हीट कैसे करेगा। क्योंकि अगर पीटो ब्लॉक है सर, उसके अंदर क्या होता है, डायनेमिक टोटल प्रेशर, इसमें हाँ डायनेमिक और स्टैटिक होगा। आपके केस में स्टैटिक प्रेशर है, और अंदर अगर जब डायनेमिक जा ही नहीं रहा तो स्टैटिक हाँ, स्टैटिक ही रहेगा ना। अंडर रीडिंग तो कर रहा है सर, रीडिंग बढ़ अरे जा रहा है, बट कम है। जैसे देखो, ये डायनामिक प्रेशर की वजह से मान लो कि 100 नॉट तुमको शो कर रहा था जब तुम्हारा सब चीज ठीक ठाक था, ब्लॉकेज नहीं था, पहले मान के चलो ब्लॉकेज नहीं था, उस समय 100 रीड कर रहा था। तो 100 रीड किसके वजह से कर रहा था, ये तुम्हारा कर रहा था डायनामिक प्रेशर की वजह से। स्टैटिक प्रेशर तो एक दूसरे को नलीफाई कर दिया था। अब आओ तुम क्लाइंब कर रहे हो, क्लाइंब कर रहे हो, तुम्हारा ए ब्लॉक हो गया। जी सर। क्लाइंब कर रहे हो और पिटो ट्यूब तुम्हारा ब्लॉक कर गया, यहाँ पर देखो रेड हमने कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब क्लाइंब करो, अब क्लाइंब करो, तुम उसी स्पीड से क्लाइंब करो, 100 के स्पीड से ही क्लाइंब करो, 100 के स्पीड से ही क्लाइंब करो, और ऊपर जाओगे तो उस परिस्थिति में होगा क्या कि ये जो तुम्हारा स्टैटिक प्रेशर बाहर का था, बाहर कैप्सूल के बाहर वाला घटते जाएगा, घटते जाएगा, तो ये जो कैप्सूल है तुम्हारा और ज्यादा फैलेगा। समझ गया, बाहर की तरफ फैलेगा, कैप्सूल इधर धक्का देगा, कैप्सूल ज्यादा फैलेगा तो तुम्हारा ज्यादा रीडिंग शो करेगा। इसका मतलब हुआ कि तुम्हारा पीटेट ब्लॉक हो गया और तुम क्लाइम कर रहे हो, तो तुम्हारा 100 से ज्यादा कर देगा, 120 करेगा या 115 करेगा या 130 करेगा। जितना स्पीड है एक्चुअल, उससे ज्यादा रीड रीड हाँ वहां पे शो करेगा। हाँ, यदि ब्लॉक हो गया है और सेम स्पीड से जा रहे हो, ध्यान दो, स्पीड में कोई छेड़छाड़ तुमने नहीं किया, जितना पावर सेट किया था उतना ही सेट किए हुए, तो क्लाइम कर रहे हो, उस परिस्थिति में तुम एक्चुअल में तो जा ही रहे हो 100 नॉट से, लेकिन तुम्हारा स्पीड जो है, इंडिकेटेड एयर स्पीड तुम्हारा ज्यादा शो करेगा, 120 नॉट या 125 नॉट शो करने लगा। क्यों? इसलिए कैप्सूल अब तुम्हारा पहले से ज्यादा फैलेगा। ये जो एस था, ये जो एस था, जो येलो कलर का हमने एस लिखा है, ये एस था 5000 फीट का। 5000 फीट तो हो सकता है कि 5000 फीट तो तुम्हारा 800। अब जब तुम अब जब 5000 फीट पर थे तो यहाँ पर प्रेशर 800 था, तो बाहर भी तुम्हारा 800 ही था उस लेवल पर, जब ब्लॉक, इसलिए स्टैटिक ब्लॉकेज नहीं था और ये तुम्हारा पिटोट ब्लॉकेज नहीं था। अब तुम क्लाइंब कर रहे हो, तो क्लाइंब करने के क्रम में तो तुम्हारा पिटोट ब्लॉक हो गया, माने 800 हेक्टा पास्कल तो ट्रैप हो गया प्रेशर इसमें कैप्सूल में, लेकिन तुम्हारा
ये तो ब्लॉकेज नहीं है, स्टैटिक तो ब्लॉकेज नहीं है, ये तो प्रेशर इक्वलाइज करेगा। जब क्लाइंब करोगे तो उस परिस्थिति में तुम्हारा प्रेशर ऊपर घटने लगेगा, यानी जो तुम्हारा कैप्सूल के इर्द गिर्द का जो प्रेशर है, अराउंड कैप्सूल जो तुम्हारा प्रेशर है वो तुम्हारा हाइट के साथ ही घटना शुरू हो जाएगा। मान लिया कि 10,000 फीट पर चले गए, तो 10,000 फीट पर चलोगे तो घट करके तुम्हारा 500 हेक्टोपास्कल होगा। अब तुम्हारा स्टैटिक प्रेशर जो अंदर था 800 हेक्टोपास्कल था और बाहर घट करके तुम्हारा 500 हेक्टोपास्कल हो गया, तो स्टैटिक ड्यू टू डिफरेंस ऑफ स्टैटिक प्रेशर भी फैलेगा, समझा? स्टैटिक प्रेशर का डिफरेंस होने के वजह से भी फैलेगा। पहले किस लिए फैलता था? पहले केवल फैलता था एक केवल डायनामिक प्रेशर की वजह से, लेकिन जब तुम्हारा पिटोट ब्लॉक हो गया है तो डायनामिक की वजह से तो कुछ फैला था ही, वो तो ट्रैप है, लेकिन स्टैटिक प्रेशर का डिफरेंस होने की वजह से भी फैलेगा। काहे कि जब ऊपर जाओगे तो कैप्सूल के बाहर का प्रेशर डिक्रीज करेगा, लेकिन इसके अंदर का प्रेशर तो तुम्हारा ट्रैप था, 800 हेक्टोपास्कल था, तो तब तक फैलेगा एक कैप्सूल की जब तक कि इसके अंदर भी स्टैटिक प्रेशर घट करके 500 नहीं हो जाए। समझा बात को? अब इसको ऐसे समझो, मान लो कि तुम फ्लाइंग करने गए हो, अब फ्लाइंग करने गए हो, एक गुब्बारा ले लो, एक गुब्बारा ले लो, फुला करके रखो और तुम जहाज पर ले जाओ उस गुब्बारे को और उसके साइज को देखो क्या होता है। उसका साइज जो है तुम्हारा बढ़ जाएगा, वो उतना ही जब ऊपर जाते हो तो गुब्बारा के जो तुमने मुंह बांध दिया था, मान लो कि ये तुम्हारा गुब्बारा है, ऐसे था ना, यहाँ पर धागा से बांध दिया ये सब, तो ये जब तुमने इसको फुलाना शुरू किया था ये गुब्बारा का, तो ये गुब्बारा उतना ही फैलता है जितना कि अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर तुम्हारा बराबर हो जाए। तुम इसमें हवा भरते हो, तुम इसमें प्रेशर डालते हो तो ये फैलना शुरू होता है। तो फैलता है, कितना फैलता है? उतना ही फैलता है जिसके इसके अंदर का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों बराबर हो जाए, और वही उसका साइज को निर्धारित करता है, दोनों बराबर हो जाता है। यहाँ इसके अंदर का प्रेशर यदि 1000 हेक्टोपास्कल है, यदि बाहर का प्रेशर तुम्हारा 1000 हेक्टोपास्कल है और ये इसमें तुम प्रेशर बढ़ा करके दे दिया, तुम 1600 हेक्टोपास्कल दे दिया, तो 1600 हेक्टोपास्कल की वजह से जो रबर है, रबर का बना हुआ है ना, ये रबर उतना ही फैलता है जितना कि इसके अंदर का प्रेशर घट करके 1000 हेक्टोपास्कल नहीं हो जाता। अब उस परिस्थिति में इसका साइज जो है सो फिक्स हो जाता है। अब इसी को बांध करके तुम ले जाओ फ्लाइंग पर, मान लिया कि फ्लाइंग करने गए हो पर 5000 फीट पर गए हो, तो तुम देखोगे, तुम तो जान रहे हो कि जो तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब घट रहा है, एटमॉस्फेरिक 5000 फीट पर या 10,000 फीट पर ऊपर जाओगे ग्राउंड की तुलना में, तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट करके 1000 से मान लो कि तुम्हारा कितना हो गया, 800 हो गया घट करके, बाहर का प्रेशर घट करके 800 हो गया। लेकिन ये जो तुम्हारा जब ग्राउंड पर था तो इसके अंदर जो तुमने प्रेशर को ट्रैप किया था वो 1000 हेक्टोपास्कल था। अब फिर प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर होगा क्या, जब हम फुला रहे थे तो उस गुब्बारा के अंदर का प्रेशर बढ़ा रहे थे और तब फैल रहा था, इक्वलाइज हो रहा था तो प्रेशर से। अब जब इसको ट्रैप कर लिए हो, धागा से बांध दिए हो और ऊपर ले जा रहे हो, तो इसका उल्टा हो रहा है। इसमें हो रहा है क्या कि इसके अंदर का प्रेशर तो 1000 ट्रैप है, कैद है, लेकिन बाहर का प्रेशर तुम्हारा घट रहा है। मान लो कि घट करके 800 हो गया, तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। ये गुब्बारा के अंदर का 1000 हेक्टोपास्कल था और बाहर का हो गया 800 घट करके, तो ये बाहर की तरफ एक डिफरेंशियल प्रेशर लगेगा, डिफरेंशियल फोर्स लगेगा, और ये गुब्बारा तब तक फैलेगा जब तक कि इसके अंदर भी तुम्हारा 800 हेक्टोपास्कल प्रेशर नहीं। तो यही वजह है कि जब गुब्बारे को नीचे से फुला करके ऊपर ले जाते हो, उस परिस्थिति में वो जो गुब्बारा जो है तुम्हारा फैलता है, उसका साइज बढ़ता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है। उसी गुब्बारा को वही तुम आसमान में फुला करके और तुम ग्राउंड पर ले आओ तो उसका साइज जो है चिपकता है। काहे चिपकता है? कम हो जाता है, कॉन्टेक्ट होता है। इसलिए कि नीचे जब आते हो तो नीचे का प्रेशर तुम्हारा बढ़ने लगता है, और नीचे का प्रेशर बढ़ने लगता है और इसके अंदर जो होता है हाई एल्टीट्यूड का प्रेशर ट्रैप रहता है, इसलिए इसका साइज जो है सो घटता है। ये सब तुम लोग जो क्रॉस कंट्री में आते हो तो इसको प्रयोग करके देख सकते हो। करना क्या कि पानी वाला बोतल नहीं जाते हो,
क्रॉस कंट्री में जाओगे, पानी का बोतल पी जाना, सब बोतल हो जाएगा खाली। तो वो बोतल के अंदर का प्रेशर जो होगा वो मान लीजिए 5000 फीट पर गए हो, तो 5000 फीट पर जो तुम्हारा उस लेवल का प्रेशर होगा वो बोतल के अंदर भी ट्रैप हो जाएगा। अब क्या करो कि जो ठेपी जो है, ठेपी को उसको टाइटली बंद कर दो उसको। अब बंद कर दो और छोड़ दो, रख दो। अब आओ लैंड करो। लैंड करोगे तो तुम देखोगे क्या कि जो तुम्हारा बोतल जो पहले था, ये जो तुम्हारा बोतल था, वो बोतल पिचक जाएगा तुम्हारा, ऐसा हो जाएगा। इस चीज को देखा है जी, फील किया है ऋषभ? तो किया क्रॉस कंट्री? पतला बोतल लिया नहीं ऐसे हाथ में, हम पिया तो पानी है 8-8 हजार फीट पे भी। तो ये प्रयोग करके देखना तो लो। जी जी जी। पानी ले जा करके और मान लीजिए 4000 फीट और 5000 फीट पर जाओगे तो उसको पानी पी जाना, सब पी जा करके, और इसमें बोतल का जो ठेपी जो है इसको बंद कर देना। बंद करने के बाद जो मान लीजिए 5000 फीट पर है, 5000 फीट पर मान लो कि तुम्हारा 800 हेक्टापास्कल प्रेशर है, तो इसके अंदर भी 800 हेक्टापास्कल और बाहर भी 800 हेक्टापास्कल। अब तुम आ गए ग्राउंड पर, तो ग्राउंड पर आ गए तो उस परिस्थिति में तुम्हारा बाहर का प्रेशर जो है बढ़ गया। बाहर का प्रेशर बढ़ गया तो ये जो जो बोतल है तुम्हारा इस तरह से पिचक जाएगा। काहे पिचक जाएगा? इसलिए कि बाहर का प्रेशर अब तुम्हारा वो 800 नहीं रहा, 800 से बढ़ गया, यहाँ हो गया तुम्हारा 1000 हेक्टापास्कल। लेकिन बोतल के अंदर तो तुम कैद किए हुए थे 800 हेक्टापास्कल ही, बोतल के अंदर तुम्हारा 800 हेक्टा। तो कोई भी चीज जो उससे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, तो ये जो बोतल के अंदर पानी वाला बोतल के अंदर का प्रेशर कम है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, तो ये तुम्हारा बोतल जो है सो पचक जाता है, समझा? ये तुम्हारा जाड़ा के दिन में इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, इसलिए कि जाड़ा के दिन में रेट ऑफ फॉल ऑफ प्रेशर जो होता है ज्यादा होता है। 5000 फीट पर जाओगे ना तो तुम्हारा ज्यादा प्रेशर डिक्रीज किया हुआ रहता है और नीचे आते हो उतना ही ज्यादा प्रेशर रहता है। ये ही तुम्हारा सेम सिचुएशन तुम्हारा उसमें भी होता है, तुम्हारा एसआई में होता है। अब बढ़े आगे। जी सर। हाँ सर। अब चैप्टर खत्म हो गया, थोड़ा सा बचा है। अब देखो, मान लो कि तुम्हारा विंड आ रहा है इधर से, क्रॉस विंड आ रहा है, क्रॉस विंड आ रहा है और ये तुम्हारा ट्रैक जो है, ट्रैक को हम दो एरो से इंडिकेट करते हैं, समझा? और विंड को हम 3 एरो से इंडिकेट करते हैं। तो जिधर से हवा आती है हम जहाज का विंड हीटिंग उधर कर देते हैं, करते हैं कि नहीं? ट्रैक मेंटेन करने के लिए 090, और इस एंगल को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट कहते हैं। ड्रिफ्ट करते हैं। बताओ ये ड्रिफ्ट स्टार बोर्ड है कि पोर्ट है? ड्रिफ्ट स्टार, ड्रिफ्ट हेडिंग से लेकर स्टार बोर्ड है। स्टार बोर्ड है, स्टार बोर्ड है, स्टार बोर्ड है। तो ये हमने आखिर हेडिंग को इधर क्यों किया? हम जानते हैं कि तुम्हारा विंड जो है, पहले भी डिस्कस कई बार किए हुए, विंड जो है तुम्हारा फोर्स लगाता है, फोर्स लगाता है। और ये जो तुम्हारा जहाज आगे बढ़ता है किसके वजह से बढ़ता है? थ्रस्ट की वजह से बढ़ता है, फोर्स लगाता है। थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट एक फोर्स है। और जो तुम्हारा प्रोपेलर, जो तुम्हारा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, उसके अलोंग थ्रस्ट लगता है। ये मान लो कि एंगल तुम्हारा थीटा है, और तो ये जो होगा ये थीटा टी साइन थीटा हो जाएगा। और ये जो इधर की तरफ जो एक थ्रस्ट का कंपोनेंट होगा ये तुम्हारा टी कॉस थीटा होगा। अब देखो तो इसको कंपेयर करो ध्यान से। ये जो थ्रस्ट जो लगा, ये थ्रस्ट क्या दिया तुमको? 2 एरो स्पीड ने दिया। थ्रस्ट की वजह से तुम में मोशन हुआ, थ्रस्ट की वजह से तुम्हारा जहाज आगे की तरफ बढ़ा। तो थ्रस्ट इसका मतलब हुआ कि जो तुम्हारा ट्रेस जो हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रस्ट।
इतना समझ रहे हो ना? टैस जो होगा, जितना तुम थ्रस्ट को बढ़ाओगे उतना ही तुम्हारा टैस बढ़ेगा। S बढ़ेगा। हाँ, तो तुम्हारा ए देखो तो, ए यहाँ पर तुम्हारा थ्रस्ट है, और जो तुम्हारा फोर्स बैलेंस कर रहा है इसको, विंड को, वो तुम्हारा टी साइन थीटा है। और उस परिस्थिति में जब तुम्हारा क्रॉसविंड कांस्टेंट है, जी सर। क्रॉसविंड जब तुम्हारा कांस्टेंट है तो इसको बैलेंस दो तरीका से कर सकते हो। एक तो तुम क्या कर सकते हो, ये टी साइन थीटा है, या तो तुम टी साइन थीटा को यदि बढ़ा देते हो, टी साइन थीटा को यदि तुम टी को बढ़ा देते हो, टी को बढ़ा देते हो तो उस परिस्थिति में तुम साइन थीटा का वैल्यू कम कर दोगे तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। काहे कि टी बढ़ा तो जितना ही बढ़ा उतना ही तुम्हारा थीटा का वैल्यू घट गया, तो दोनों का प्रोडक्ट जो तुम्हारा होगा कांस्टेंट होगा। होगा कि नहीं? है जी? चलो नहीं समझ रही है? चलो नहीं आओ। देखो, ए मान लो कि जो तुम्हारा विंड है W से तुम्हारा फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, और इस W जो फोर्स है इसको बैलेंस करने वाला फोर्स जो हुआ तुम्हारा टी साइन थीटा हुआ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ये जो W जो है टी साइन थीटा के बराबर है, यानी कि टी माने थ्रस्ट और साइन थीटा दोनों का प्रोडक्ट जो है ये W को बैलेंस कर रहा है। जी सर। समझ रहे हो ना बात को? और क्रॉसविंड तुम्हारा फिक्स है, क्रॉसविंड न बढ़ रहा है ना घट रहा है, माने W का वैल्यू जो तुम्हारा है कांस्टेंट है। और यदि तुम थ्रस्ट बढ़ा रहे हो, ये यदि तुम थ्रस्ट का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, तो उस परिस्थिति में थीटा का वैल्यू कम करोगे तब ना दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। जी सर। इसका मतलब हुआ कि यदि तुम टैस बढ़ाते हो, थ्रस्ट न कह करके तुम्हारा इनडायरेक्ट वे में टैस कर देगा, ट्रू एयर स्पीड कर देगा। यानी ट्रू एयर स्पीड यदि तुम बढ़ाते हो तो उस परिस्थिति में तुम थोड़ा सा कम भी रखोगे, उसी पर कम भी तुम्हारा ड्रिफ्ट होगा तब काम चल जाएगा, यानी अल्फा भी रहेगा तो तुम्हारा चल जाएगा। तो ये सब तुम्हारा पूछता है। दूसरा हुआ, अब आओ कंप्रेसिबिलिटी एरर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें। कंप्रेसिबिलिटी एरर में होता क्या है कि तुम्हारा हवा जो है सो ट्रैप हो जाता है। ये जो हवा जो है डायनामिक प्रेशर ट्रैप हो जाता है। नॉर्मल सिचुएशन में हम मान के चलते हैं कि तुम्हारा जो हवा है इनकम्प्रेसिबल है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में इनकम्प्रेसिबल होता नहीं। अब देखो तो जितना तुम्हारा हाई एल्टीट्यूड पर जाओगे तो उतना ही तुम्हारा कम डेंस एयर न होगा, जी सर। उतना ही कम डेंस एयर है होगा, एयर की मात्रा इसमें उतना ही कम होगी। लेकिन इसका मतलब हुआ कि लार्ज अमाउंट ऑफ एयर इसमें कंप्रेस्ड हो सकता है। जैसे कोई चीज एक घना है, घना को दबा करके उसको और घना करना, और एक विरल है, विरल मतलब रेयरफाइड है, कम छोटा कम है। जिसे देखो ये तुम्हारा मान लो कि तुम्हारा इसमें कम है, इसमें एयर कम है, ये क्लोज है, इसमें 2-4 एयर पार्टिकल है, तो और इतना वॉल्यूम में फैला हुआ है, और इसमें तुम्हारा ज्यादा है, ऊपर वाला बॉक्स है ना, इसमें तुम्हारा डेंस एयर है। तो डेंस एयर को तुम दोनों को सेम फोर्स लगा करके इसको कंप्रेस्ड करो, तो जो तुम्हारा नीचे वाला है, ए मान लो तुम्हारा बॉक्स ए है और नीचे वाला तुम्हारा बॉक्स बी है, तो बी बॉक्स में तुम्हारा कम मोलिक्यूल है एयर का मोलिक्यूल जो है बी बॉक्स में कम है। तो और दोनों जो है जगह उतना ही छेके हुए हैं, दोनों का वॉल्यूम मान लो कि बी है, इसका वॉल्यूम बी है, इसका वॉल्यूम, तो जाहिर सी बात है कि बी में जो बॉक्स में है, बी बॉक्स में जो एयर पार्टिकल्स है, इसको तुम ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो। जी सर। समझ गया? बनिस्पत की ए। तो यही वजह है कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो कंप्रेसिबिलिटी एरर तुम्हारा बढ़ जाता है। काहे कि वहाँ का जो तुम्हारा एयर डेंसिटी जो होता है वो काफी कम होता है। एयर डेंसिटी कम होता है तो उसको कंप्रेस करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है। समझ गया?
ये जो वॉल्यूम मान लो कि तुम्हारा, मान लो कि 100 लीटर है, दोनों पहले 100 लीटर है, ये भी 100 लीटर है, ये भी तुम्हारा 100 लीटर। तो ए को तुम कंप्रेस करके मैक्सिमम तुम कर सकते हो, मान लो कि 50 लीटर कंप्रेस कर सकते हो। इसके बाद तुम इतना क्लोज आ जाएगा एयर मोलिक्यूल कि उसको कंप्रेस करना संभव नहीं होगा। लेकिन बी वाला को तुम 50 से भी और ज्यादा कम कर सकते हो। क्या है? इसलिए कि इसमें एयर का मोलिक्यूल जो है सो कम घना है। तो यहाँ पर तो तुम 30 लीटर तक भी इसको कंप्रेस करके कर सकते हो। क्या इसका मतलब हुआ कि जब हाई एल्टीट्यूड पर जाते हो तो तुम्हारा कंप्रेसिबिलिटी एरर जो है बढ़ जाता है। और कंप्रेसिबिलिटी एरर कहने का मतलब क्या हुआ कि जरूरत से ज्यादा हवा इसमें आ जाता है और तुम्हारा उस परिस्थिति में ज्यादा जब आता है तो कंप्रेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो कंप्रेसिबिलिटी एरर तो हमेशा होता है, सब्जेक्टिव होता है, करेक्ट करने में, इसका ध्यान रखना। पूछता है जब कंप्रेसिबिलिटी एरर करते हैं तो हमेशा हटाते हैं, क्या है कि जितना एयर मोलिक्यूल होना चाहिए था उससे ज्यादा उसमें मोलिक्यूल हो जाता है। और उस परिस्थिति में तुम्हारा टैस का फॉर्मूला जो हो जाता है ये हो जाता है, टैस इज इक्वल टू इंडिकेटेड एयर स्पीड रूट अंडर रो। रो क्या है? डेंसिटी है। अब ये तुम्हारा इंडिकेटेड एयर स्पीड, यही तुम्हारा टैस का फॉर्मूला होता है। रो हुआ तुम्हारा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी किसको कहते हैं जी? तीरथ सर नहीं पता सर, नहीं पता सर। रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं डेंसिटी ऑफ एयर। रो जो है ना वहां पर रिलेटिव डेंसिटी है। रिलेटिव डेंसिटी मतलब तुलना किया हुआ। रिलेटिव डेंसिटी, तुम फ्लाइट प्लान बनाते हो ना जी, फ्लाइट प्लान बनाते हो तो फ्यूल का वेट निकालते ना हो, जितना मान लिया कि तुम्हारा 50 लीटर फ्यूल होता है तो उसमें कितना से गुना करते हो? 0.72 से करते हो, याद आ रहा है? हाँ हाँ सर, क्रीम शीट बनाते हो तो हाँ, ये तुम्हारा 0.72 क्या है? 0.72 जो है डेंसिटी नहीं है, रिलेटिव डेंसिटी है। उसी का दूसरा नाम स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो जो तुम्हारा एक्चुअल डेंसिटी होता है उसमें हम जब वाटर के डेंसिटी से भागा दे देते हैं तो जो तुम्हारा रेशियो आता है उसी को कहते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी। यही तुम्हारा स्पेसिफिक डेंसिटी से वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर देते हो तो तुमको मास मिल जाता है। तो यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी का डेफिनेशन है, पढ़ना इसमें है, ये है रिलेटिव डेंसिटी का डेफिनेशन तुम्हारा इसमें डेंसिटी चैप्टर में होगा, ICGC वाला में होगा। डेंसिटी ऑफ एयर एट सी लेवल, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी जो होगा डेंसिटी ऑफ एयर एट मीन सी लेवल बटा डेंसिटी ऑफ एयर एट दैट एल्टीट्यूड। उल्टा होगा मेरे ख्याल से सर, MSL नीचे होगा या ऊपर ही होगा सर, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी मेरे ख्याल से 1 से कम आता है वैल्यू। एक मिनट, डेंसिटी पर एट द सी लेवल, हाँ उल्टा होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन, हाँ एक मिनट इसको उल्टा लिख दो। Relative density is equal to density of air at any altitude बटा density of air at mean sea level। समझा? इसी को कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, माने किसी खास डेंसिटी से तुम्हारा तुलना किया हुआ है। ऐसे नॉर्मल एक्चुअल प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी जो होता है ना
4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर प्योर वाटर का जितना डेंसिटी होता है उससे जब हम भागा दे देते हैं किसी वस्तु के डेंसिटी में तो उसको कहते हैं हम रिलेटिव डेंसिटी। वो भी रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है। इसलिए कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्योर वाटर का डेंसिटी जो होता है सो मैक्सिमम होता है। इसके बाद जब और टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो घटने लगता है, और या टेम्परेचर बढ़ता है तो भी घटता है। ये पानी का एक गुण है। तो यही हुआ आज की कहानी तुम्हारा एयर स्पीड इंडिकेटर का। यही हो गया। चलो कल हम लोग पढ़ेंगे फिर वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर। और सब बताओ तो लोग क्या हाल चाल है? यही हो गया तो एयर स्पीड इंडिकेटर। इससे और रिलेटेड कैश टैक्स से रिलेटेड हम लोग